उड़ीसा के गवर्नर श्री रघुवर दास जी, जिनके साथ मुझे झारखंड में काम करने का एक अवसर मिला था। आदरणीय हमारे गेस्ट ऑफ एमिनेंस गवर्नर छत्तीसगढ़ श्री बिश्वभूषण हरिचंदन जी, हमारे आज के तीन महान व्यक्तिगण जिनको कि डॉक्टरेट आज मिला है, श्री सुपनेन्द्र मोहंती जी, हमारे होलीनेस पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, और हमारे बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोज़र डॉक्टर रिकी केज, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे चांसलर, वाइस चांसलर, प्रो चांसलर और इस इंस्टीट्यूशन, इस महान इंस्टीट्यूशन के फाउंडर और प्रोफेसर अच्युता समंता जी, जो फाउंडर हैं किड्स किस के। और मैं सबसे, मेरे विचार से आज के जो असली चीफ गेस्ट लोग हैं वो यहाँ के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके आज के टीचर्स हैं। और आज के दिन मैं सबसे पहले हम अपने बच्चों को जो आज पास आउट कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उनके पिता लोग, जो उनके माता पिता जो आए हैं जगह जगह से, उनको मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आज ये बच्चे यहाँ से किस से पास करके नए भारत का एक फाउंडेशन आगे ले करेंगे। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस अवसर पर। मैं कई एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में अपने, मेरी करीब 44 साल की आईएएस की नौकरी रही है। मैं कई एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में मैं भारत में गया हूँ, पर जो ये हमारा जो किड्स का और किड्स का जो इंस्टीट्यूशन है और ये जो यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है, और इसके लिए मैं खास बधाई अच्युता समंता जी को देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा इंस्टीट्यूशन न इंडिया में है न विदेश में है जो कि एक जगह से पैसा लेकर दूसरे जगह डेवलप करे और सारे ट्राइबल बच्चों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाए। ये ऐसा इंस्टीट्यूशन दुनिया में कहीं नहीं है, और जो इन्होंने विकास किया है उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। दूसरी चीज़, मैं जब ये मुझे न्योता देते हैं यहाँ आने का, मैं ज़रूर उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं आता हूँ बार बार इनकी इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि ये बड़ा इंस्पिरेशनल एक इंस्टीट्यूशन है जिससे कि मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ की मैं देखता हूँ कि एक किचन में एक जगह 50,000 बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। एक जगह है जहाँ की 15,000 बच्चों का खाना बनता है, और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनता है जो कि 5 स्टार होटल में कभी नहीं मिलेगा। तो ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता जो इन्होंने करके दिखाया है। देखिए, ये भारत का युग है, और इस समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2028 तक, 2027-28 तक ये दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी भारत। और तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में मैं जैसे अभी बता रहा था, हमने बहुत प्रगति की है कई क्षेत्रों में। हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, हमने टेक्नोलॉजी से लेकर उसका उपयोग करके हमने बहुत बड़ी कदम लगाई है। और हम सबके पास आधार है, हम सबके पास मोबाइल है, हम सबके पास बैंक अकाउंट है, हम सब फास्ट पेमेंट करते हैं। हम अमेरिका, यूरोप से, जहाँ से त्रिपाठी साहब न्यूयॉर्क से आए हैं, वहाँ जाइएगा तो टैक्सी लीजिएगा तो आपको पैसे निकाल के देने पड़ेंगे। यहाँ तो आप मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। वो तो न्यूयॉर्क तो पीछे रह गया है, हम लोग आगे बढ़ गए हैं। और कोविड के समय हम सब लोगों ने मोबाइल से कोविड वैक्सीनेशन, 2.2 बिलियन लोगों का कोविड वैक्सीनेशन हुआ। वहाँ जाइए तो पेपर वर्क था सारा, यहाँ सारा डिजिटल ट्रांजैक्शन था। तो हमने डिजिटली बहुत
आगे हम बढ़े हैं। और यही कारण है कि आगे चल के हम देखें तो भारत में डेटा का जो कॉस्ट है, और ये सब बच्चे समझें कि आप सब मोबाइल उपयोग करते हैं, हमारा जो डेटा का कॉस्ट है वो अमेरिका के कॉस्ट से उनका कॉस्ट 20 गुना ज्यादा है, इंग्लैंड में 10 गुना ज्यादा है। तो आगे चल के हम ये सारा डेटा उपयोग करके, और डेटा को उपयोग करके हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। हम उसको उपयोग करके एजुकेशन का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, न्यूट्रिशन का क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करके आगे बढ़ेंगे। जब 2016 में हमने स्टार्टअप मूवमेंट शुरू किया था तो देश में केवल 156 स्टार्टअप्स थे, अब 1,10,000 स्टार्टअप्स हैं, और करीब 1,10,000 स्टार्टअप्स हैं। और हमारे 5-6 वर्षों के अंदर हमने दुनिया का सबसे अच्छा स्टार्टअप मूवमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद सबसे सेकंड लार्जेस्ट स्टार्टअप मूवमेंट हमने खड़ा कर दिया है। जब मैं कॉलेज से पास आउट किया था तब हमारे पास कोई और अफसर नहीं था, तो हम लोग, कोई और नौकरियां नहीं मिलती थी, तो हम लोग बैठ के एग्जाम देते थे यूपीएससी का और नौकरी ढूंढते फिरते थे, सरकार की नौकरी। आजकल सरकार की नौकरी आप लोगों को ढूंढने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग ने इंडिया में इतने अफसर आ गए हैं। और आप लोग अपना अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए, प्राइवेट सेक्टर में कीजिएगा, इधर कीजिएगा, पर डिस्रप्शन कीजिए, टेक्नोलॉजी का डिस्रप्शन कीजिए। और इसीलिए भारत की प्रगति तब होगी जब आप सब लोग भारत को आगे ले चलिएगा। और ये भारत की जो नई नींव है वो आज के बच्चे लगाएंगे। और इसलिए मेरे विचार से जो किड्स और किस में हो रहा है, और खासकर किस के कॉन्वोकेशन में, मुझे जो लगता है कि आप लोग जो आगे फाउंडेशन भारत के लिए लगाएंगे वो भारत को कई कदम आगे ले जाएगा। तो मेरे विचार से जो नए क्षेत्र आ रहे हैं, आगे चलिएगा देखिएगा तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आएगी, बैटरी स्टोरेज आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी आएगी, और क्वांटम कंप्यूटिंग आएगा। ये सब क्षेत्र भारत को आगे जाना बहुत आवश्यक है। और इन्हीं सब क्षेत्रों से नई टेक्नोलॉजी उपयोग करके हम जब आगे बढ़ेंगे तो भारत 10% से, अभी हम 7% से आगे ग्रोथ कर रहे हैं, और हमें 10 से 11% की ग्रोथ आगे लानी पड़ेगी, क्योंकि हमें आगे चल के, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह भारत का अमृतकाल समय है। इस समय जो हम कर पाएंगे वो अवसर फिर कभी नहीं आएगा, और यही एक प्रगति का समय है। यही एक समय है जब भारत चांद तक पहुंचा, यही एक समय है जब G20 में हम पूरा कंसेंसस बना के आगे बढ़े। और ये देखिए कि G20 के समय हमने 218 आउटकम निकाले, 218 आउटकम। हमारे पहले इंडोनेशिया ने किया, वहां 48 आउटकम्स थे। उसके पहले सऊदी ने किया, उनके 62 आउटकम्स थे। उसके पहले रोम ने किया, उसके 55 आउटकम थे। हमने उन सबसे 4 गुना ज्यादा आउटकम निकाले, 4 गुना ज्यादा आउटकम, और 4 गुना आउटकम निकाले। और पूरी सहमति, यह पहली बार था कि हर पैरा पर, हर लाइन पर, हर शब्द पर भारत ने पूरी सहमति बनाई। और सहमति किससे बनाई? G7 जो सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमने जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सबको हम लाए, रशिया को लाए, चाइना को लाए, सबको सहमति बना के हम आगे बढ़े। और भारत एक अकेला देश है जो हर चीज पर सहमति बना पाया पूरी दुनिया में। और सारे विकास के मामले हो, सारे जितने भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो, रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो, सब पर हमने सहमति बनाई और हम आगे बढ़े। दूसरी चीज भारत ने की कि G20 बाकी देशों में एक शहर में होता है या 2 शहर में होता है, नई दिल्ली में हर चीज हो जाती है, हमने वो नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री का लक्ष्य था कि हर स्टेट में करें। हमने करीब 60 शहरों में G20 किया, और 60 शहरों में करने से हमने वहाँ का ड्रेनेज, सूएज, सॉलिड वेस्ट, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, और बहुत वहाँ एक स्वच्छता लाए, वहाँ सफाई सुथराई करी, और उन शहरों को आगे ले गए। और हर जगह हमने वहाँ का लोकल कल्चर उपयोग किया, हर जगह वहाँ का हमने लोकल
प्रोडक्ट को गिफ्ट किया। अब जो ट्राइबल एरिया में जाइए वहाँ ट्राइबल्स ने पार्टिसिपेट किया, और हर जगह हमने लोकल पार्टिसिपेशन रखा। हम G20 को बच्चों तक ले गए, और जगह जगह हमने ये दिखाया कि ये एक जनता का G20 है, पीपल्स G20 है, और इसलिए ये बदलाव ला पाए। तो ये एक बदलता भारत है, और यही एक अवसर है कि हम भारत को बहुत जोरों से आगे ले जाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि पिछले 8 वर्षों में हमने करीब 4 करोड़ घर बनाए। जो 4 करोड़ घर है वो मतलब हमने पूरी ऑस्ट्रेलिया बना दी, वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज़्यादा घर बनाए। और हमने करीब 11 करोड़ टॉयलेट्स बाथरूम बनाए, जो कि जर्मनी की जनसंख्या से ज़्यादा है। और हमने करीब 26 करोड़ लोगों को पाइप्ड वाटर कनेक्शन दिया, जो ब्राज़ील की जनसंख्या से ज़्यादा है। और 88,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई, जो कि दुनिया का डायमीटर का 4 गुना ज़्यादा डायमीटर से ज़्यादा सड़कें भारत ने पिछले 8 सालों में बनाई। और ये दिखाता है कि, और कोविड के समय तो हमने सबको वैक्सीनेशन डिजिटल दिया, और घर घर में हमने बिजली पहुंचाई। तो ये दिखाता है कि जब भारत दृढ़ता से और युवा शक्ति को उपयोग करके आगे बढ़ता है, तो भारत में एक क्रांति आ सकती है, विकास की क्रांति आ सकती है। और आगे चल के ये क्रांति और आगे से बढ़ेगी, क्योंकि हमारी युवा शक्ति जो है, हमारा जो डेमोग्राफिक्स जिसको कहते हैं, एज बहुत कम है। हमारी एवरेज एज केवल 29 है। यूरोप में और अमेरिका में देखिएगा तो वहाँ लोग बूढ़े हो रहे हैं, हिंदुस्तान में लोग जवान हो रहे हैं। तो आप सब लोग की एवरेज एज 29 है, वहाँ एवरेज एज 48 है। तो एक यंग पॉपुलेशन है हमारे देश में। दूसरा, हमारे देश में चाइना में कुछ साल प्रोग्रेस होगी, बाद में दिक्कतें आने शुरू हो गई है, क्योंकि वहाँ एक डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है। तीसरा चीज़, हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहे हैं। हमने करीब 185 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लगाई है। अब हम ग्रीन हाइड्रोजन पे जा रहे हैं, तो डीकार्बनाइज कर रहे हैं हम अपनी इकोनॉमी। और चौथा कि डिजिटाइजेशन बड़े जोरों से आगे बढ़ा है। तो ये जो 4D जिसको कहते हैं, 4D, उसकी वजह से हम डिजिटाइजेशन हो, डीकार्बनाइजेशन हो, डेमोग्राफिक्स हो, और इन सब वजह से, और डेमोक्रेसी हो, इन सारी वजह से मेरे को लगता है कि यह भारत का युग है। और ये युग इसलिए है क्योंकि आप सब लोग इसकी फाउंडेशन लगा रहे हैं। मैं इस अवसर पे आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो लोग यहाँ पास कर रहे हैं, और खासकर जिन को आज गोल्ड मेडल, चांसलर्स गोल्ड मेडल मिला, और जिन को वाइस चांसलर सिल्वर मेडल मिला, और जिन को PhD रेसिपिएंट मिला, क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। और मैं यही कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि आप लोग आज पास आउट तो कर रहे हैं, पर ज़िंदगी में आप लोग कहीं प्रोफेसर बनेंगे, कहीं साइंटिस्ट बनेंगे, कहीं इंजीनियर बनेंगे, कहीं IAS ऑफिसर बनेंगे, कहीं स्टार्टअप करेंगे, और भारत में बदलाव लाएंगे। पर जो भी बदलाव लाएंगे, कभी भी अपने माता पिता को मत भूलिएगा, कभी भी अपने माता पिता को मत भूलिएगा, क्योंकि वो लोग आपको यहाँ तक पहुँचाया उन लोगों ने। और कभी भी अपने टीचर्स को और प्रोफेसर्स को मत भूलिएगा, और टीचर्स प्रोफेसर्स ने जो पढ़ाया है उसी की वजह से आप लोग प्रगति कीजिएगा। तो माता पिता और टीचर्स और प्रोफेसर्स को कभी मत भूलिएगा। इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई कि अच्युता सामंत जी ने मुझे बुलाया, और मैं इनको असली फाउंडर तो ये हैं जिन्होंने फाउंडेशन भारत की लगाई है, इतना शानदार किड्स और किस को डेवलप किया है, पूरा कैंपस को डेवलप किया है। ऐसा कैंपस कहीं नहीं है। तो मैं इनकी बहुत बहुत तारीफ़ करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप सब लोगों को बधाई देकर मैं अपने वाक्यों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।